नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को आम में फल के गिरने की समस्या के समाधान एवं आम में फसल प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे एवं कम लागत में अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनाने के तरीके भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। कई किसान भाइयों ने आम में फल गिरने की समस्या से हमें अवगत करा है। आम में इस समस्या को कैसे रोका जा सकता है तथा इस समय कौन कौन से फसल प्रबंधन करने हैं, विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। आम का मौसम शुरू हो गया है और हमारे सभी किसान भाई और जो खाने वाले भी हैं वो बेसब्री से आम का इंतजार कर रहे हैं। फूल आने का समय या मंजर आने का समय समाप्त हो चुका है। अब फल लग रहे हैं, छोटे छोटे फल हैं और ऐसे मौसम में गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है और जो आगे की भविष्यवाणी है मौसम विभाग की, उसके हिसाब से इसी हफ्ते से गर्मी तेजी से बढ़ेगी। तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अब हम जो आम लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम कई बार टिकोरा कहते हैं या हमारी भाषा में उसको हम कहते हैं पिन स्टेज है या मार्बल स्टेज है, पी स्टेज है, इस समय काफी फल हम देखते हैं कि वो गिरते हैं, आंधी से भी गिरते हैं और इनके गिरने के कई कारण होते हैं और कुछ ना कुछ फल गिरना आवश्यक है क्योंकि जितने फल लगते हैं उतने सारे फलों को बचाने के लिए पौधे के पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में हम इन गिरने को कम कैसे कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। पहला है गिरने का कारण कि जब इनमें परागण और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है तो जैसे वो पिन का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, हल्का सा ओवरी या अंडा से थोड़ा सा फूलता है, उसके बाद गिर जाता है, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसमें निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो गिर रहा है। इसके बाद आता है कि जो मटर के दाने के आकार के फल हैं ये काफी संख्या में गिरते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक एक जो इन्फ्लोरेसेंस है, पेनकिल है, उसमें देखें तो 8, 10, 12 फल लगे हैं। ये संभव नहीं है कि इतने फलों को पौधा सपोर्ट कर पाए, तो उसमें से जो बड़े हो गए हैं वो चलेंगे, बाकी गिर जाते हैं। लेकिन हमें 4 से 5 फल रखना संभव है और ये संभव है हमारे बेहतर प्रबंधन से। और प्रबंधन सही समय पे किया जाए, सही माध्यमों से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। इसमें सबसे पहला माध्यम है कि क्या जो नमी की मात्रा है, क्योंकि जब तक फूल आता रहता है तो हम सभी कहते हैं कि हमें पानी नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही फ्रूट सेट हो जाता है, फल धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, पौधे में जल की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है और देखें तो गर्मी भी बढ़ जाती है कि तापक्रम आपका 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, आगे चल के 42-44 हो जाता है और न्यूनतम तापक्रम भी 24-25 डिग्री हो जाता है। बारिश आसपास है नहीं, तो ऐसे में सभी पौधों को सिंचाई करना अति आवश्यक है। अगर आप बेसिन सिस्टम से सिंचाई करते हैं, जो पौधे के आसपास लोग थाला बनाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन सिंचाई अवश्य करें। बहुत ज्यादा पानी ना भर दें क्योंकि उससे भी नुकसान होता है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करता है। और अगर आप टपक सिंचाई पद्धति है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो पानी के बेहतरीन उपयोग की विधि है, उसका प्रयोग करते हैं तो आपको दूसरे से तीसरे दिन शाम को 30 से 45 मिनट के लिए आपको अपना ड्रिप सिस्टम खोलना पड़ेगा ताकि पौधे को नमी मिलती रहे। साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि अगर आप मल्चिंग कर सकते हैं तो मल्च भी करें ताकि जो आप पानी दे रहे हैं वो जमीन से ज्यादा गर्मी की वजह से उड़ ना जाए, तो इसमें पानी की बचत होगी और नमी बराबर रहेगी, तो जो आवश्यकता है पौधे की वो मिलेगी। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता वो है कि इसी समय पौधों को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, खास करके जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। जो एब्सिशन बनता है, इसको कम करने का तरीका ये होता है कि हम अगर ऑक्सीजन की मात्रा
थोड़ा सा पौधे में बढ़ा दें तो हमारा ये जो ड्रॉप है, फलों का गिरना है, ये काफी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपके पास ये हार्मोन है, जिसको अल्फा नेपथलीन एस्टिक एसिड भी कहते हैं, और इसके कई फार्मुलेशन है जो बाजार में मिलते हैं, प्लानोफिक्स के नाम से भी काफी लोकप्रिय है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें 4.5 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को घुला लें, और अगर आपके पास एन-ए हार्मोन है तो उसकी 10 मिलीग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घुला लें। ध्यान दें कि एन-ए सीधा अपने आप में घुलनशील नहीं होता, इसको आपको किसी एसीटोन में या अल्कोहल में पहले घोलना पड़ता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता इस समय काफी होती है। तो हमने कहा कि जो ऑक्सिन हार्मोन को बनाने का जो प्रिकर्सर है, उसमें जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए जिंक और बोरान अक्सर कहा जाता है कि आप जब सितंबर अक्टूबर के महीने में खाद डालते हैं, बाकी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उस वक्त भी आप मिट्टी में डालें। यदि अगर आपने किया है, ऐसा ना भी किया है, तो 2 छिड़काव, पहला अप्रैल के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में, जैसा आपके क्षेत्र में जब आपका मटर के दाने का आकार का फल है, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव 0.6%, और जो फल आपके रुकेंगे पौधे पर या इन्फ्लोरेसेंस पे, उनका आकार भी तेजी से बढ़ेगा। और आजकल बाजार में आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उसमें देखें तो जिंक भी है, कॉपर भी है, बोरान भी है, मॉलिब्डेनम है, तो पूरा मिक्सर है 6 सूक्ष्म पोषक तत्वों का। उनका प्रयोग करें और उनका छिड़काव करें तो और भी बेहतर होगा। इससे आपके जो नए पत्ते आ रहे हैं उनको भी ऊर्जा मिलेगी, और ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो आपका फल तेजी से बड़ा होगा। लेकिन 2 छिड़काव आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि इस साल जो मैंगो हॉपर है उसका प्रकोप थोड़ा देरी से हुआ है, और आज के समय में आप देखेंगे तो कॉलोनियों में या पुराने जो ऑर्चर्ड हैं जो थोड़ा घने हैं, वहां पर मैंगो हॉपर का काफी प्रकोप दिख रहा है। और उसकी पहली पहचान ये है कि आप उसके पास जाएंगे, पत्ते के पास, तो वहां उड़ रहा होगा कीड़ा, आप हल्का सा टच करेंगे तो कीड़ा उड़ेगा। दूसरा, ये सब सारे फूलों को या इन्फ्लोरेसेंस को या फलों को के आसपास रस को चूसता है, तो ये बाद में इसके हनीड्यू पत्ते पे गिरते हैं, एकदम पत्ते सारे चमक रहे होंगे, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पत्ते के ऊपर थोड़ी सी ग्लेजिंग का इफेक्ट डाला हुआ है। ये इसकी पहली पहचान है। आप ध्यान से देखें तो इसी समय इस साल जो कम तापक्रम काफी रहा है, गर्मी जल्दी आई फरवरी के महीने में, लेकिन कम तापक्रम भी रहा है। इवन की 2 अप्रैल को भी 12 से 14 डिग्री का तापक्रम इस क्षेत्र में रहा है। इसके चलते जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है, जिसको गुम्मा रोग कहते हैं, उसकी समस्या काफी रही है। और जो मैंगो हॉपर है, इसी में शुरू में आके रुकता है और इसी में अपनी कॉलोनी बनाता है। तो जहां जहां ये फ्लोरल मालफॉर्मेशन है, इसको आप सिकेटियर की मदद से काट दें, और काट के सबको इकट्ठा करके कहीं गड्ढे में नीचे दबा दें, ताकि ये समस्या आने वाले समय के लिए भी कम हो जाएगी, और जो मैंगो हॉपर या कीट पतंगे यहाँ छुप रहे हैं, उनके छुपने का भी स्थान समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको, अगर इसके साथ ही अगर इस कीट का प्रकोप है, तो आप थाइमेक्सॉन जो है 30 है, उसकी मात्रा जो है 0.2 ग्राम 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें, तो इस कीट से भी आपको बचने में काफी सहूलियतें होंगी और ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। नहीं तो मैंगो हॉपर आज की तारीख में काफी नुकसान कर रहा है। आजकल जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन सही समय पर अच्छी जैविक खाद का मिलना एक प्रमुख चुनौती होता है। जैविक खाद के विभिन्न विकल्पों में वर्मी कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इसी के साथ यह युवाओं को उद्यमिता का अवसर भी प्रदान करता है। लघु एवं सीमांत किसान अपने ही खेत पर फसल अवशेषों से किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट बनाकर मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवधर मिश्रा। वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए की खाद, इसकी लोकप्रियता आजकल हमारे किसान भाइयों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी चीज है कि इसको हमारे सभी किसान भाई अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जिनके पास जानवर हैं और जिनके पास जानवर नहीं भी हैं, वो भी जो व्यर्थ पदार्थ खेती के बचे कुछ हैं, उनसे वर्मी कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। पूसा संस्थान ने आजकल कुछ ऐसी विधियां विकसित कर दी हैं जिससे हमारे किसान भाई जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप सीधे सीधे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास अगर पेड़ खड़े हैं, पेड़ के नीचे भी आप एक विंडरो या एक मेड़ जैसी बना सकते हैं, जिसकी की ऊंचाई
लगभग 1.5 फीट ही रखी जानी चाहिए और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए उतना रखनी चाहिए और लंबाई आपके पास जितनी जगह है उपलब्ध हो उसमें बनाना चाहिए। गोबर या गोबर के साथ मिक्स जो भी हमारे खेती से बचे हुए खरपतवार या कभी कभी फसल अवशेष वगैरह को हम प्रयोग कर सकते हैं और इनको प्रयोग करने से पहले हम गोबर को सीधा सीधा ताजा गोबर प्रयोग नहीं करते हैं, करीब 15 से 20 दिन पुराना गोबर ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम जो बेड बनाते हैं, एक तो बिना किसी उसके बनाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही ढेर बना दीजिए। दूसरा, आजकल जो खुली ईंटों का सिस्टम भी हम लोगों ने एक विकसित किया है, जो खुली ईंटों के सिस्टम में भी हम यही करते हैं कि 3 फीट चौड़ा लगभग बेड बनाते हैं और इसको लंबाई आवश्यकता अनुसार जितनी जगह आपके पास हो और चौड़ाई जहां तक हाथ पहुंच जाए तो वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होता है, तो उसे आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशन या कहना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हाथ आपका पहुंच जाए चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई इसकी विशेषकर ध्यान रखी जाती है कि 1.5 फीट से ज्यादा होने पर केचुए नीचे नहीं जा पाते हैं और वो जो खाद है अच्छी नहीं बनती है, तो इसलिए 1.5 फीट बहुत अच्छी मानी जाती है। 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई रखी जाए। और इन केचुओं को जो आप ढेर बनाते हैं उसमें आप ये अंदाजे से ये देखिए कि 1 घन मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा अगर गोबर का ढेर है तो उसमें 1000 केचुए छोड़ने से काम चल जाता है। जब हमारी खाद तैयार हो जाती है तो हम जो मेड़ बनी हुई होती है उसको आधा करके एक साइड में समेट देते हैं और उसके बगल में ही दूसरा ताजा पदार्थ लगा देते हैं। हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन में सारे केचुए उसमें दूसरे वाले लाइन में आ गए हैं और आपकी जो तैयार खाद थी उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और छानकर उसको प्रयोग करने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कंटेनर्स, अगर कोई टूटे हुए वॉश बेसिन है, बाल्टी है, गमला है, इन सभी में हम वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानों से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मूली के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेडिश फ्ली बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मेरठ से सुखविंदर जी ने लौकी के पत्तियों में छेद होने तथा जालीनुमा आकार बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मथुरा से सुधीर अग्रवाल जी ने अमरूद की जड़ों में गांठ बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में निमेटोड यानी सूत्रकृमि का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम 250 ग्राम नीम की खली तथा 50 ग्राम कार्बोफिरोन को मिलाकर हर पेड़ की जड़ में करीब 15 सेंटीमीटर की गहराई में मिला दें। इसके बाद बाग में ट्रैप क्रॉप के रूप में गेंदे के पौधे भी लगा दें। सोलापुर मध्य प्रदेश से महेश पवार जी ने मिर्च में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चिल्ली लीफ वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथुरोन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता उसमें जरूर लिखें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार होता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।